Hello students, in this video we will continue further with magnetism. So in the previous video we had looked at the force on current carrying conductor. अगर जो किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास हो रहा है तो वो कंडक्टर, जब आप उस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो जो कंडक्टर है इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. तो वो जो फोर्स है वो फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ था. ओके, वी हैड फाउंड आउट दैट फोर्स. ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर हमारा जो प्रीवियस सेक्चर एनबी यहाँ पे हुआ था कि इफ यू हैव टू कंडक्टर्स इन विच करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन देन दे विल हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ईच अदर. सो इस कंडक्टर पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, इस कंडक्टर पे इक्वल फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा. ओके, सिमिलरली अगर जो आपको ये फाइंड आउट करना है, if you have two conductors such that दोनों में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस पे जो फोर्सेस होंगे वो उल्टे डायरेक्शन में होंगे. सो दे विल हैव अ टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर. ओके, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये भी किया था व्हेन यू हैव अ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर. ओके, लेट्स से यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I1 एंड इसमें से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I2. दिस इज द वायर ऑफ लेंथ L. ओके, सो इन दिस केस द फोर्स बिटवीन टू वायर्स, हाउ डिड वी फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू वायर्स? द फोर्स बिटवीन टू वायर्स वाज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई r. आई गेस ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन था जो हम लोगों ने डिराइव किया था. ओके, सो बेसिकली पहले तो इस वायर के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इट विल बी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r. एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने वायर 2 को रखा हुआ है, तो वायर 2 विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज I2 इंटू L इंटू B. सो इससे आपको आंसर ही आएगा. नाउ इस वायर पे ये फोर्स ये डायरेक्शन में होगा, तो ये वायर जो है वो इस वायर पे सेम फोर्स एक्सर्ट करेगी, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है ना, देयर वुड ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. सो इफ देयर आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो इस वायर पे अगर जो ये फोर्स इतना है तो इस वायर पे भी ये फोर्स इतना ही होगा. ओके, सो दिस वायर विल एक्सर्ट सेम फोर्स विच इज म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई r ऑन दिस वायर. नाउ यूजुअली ये हमने यहाँ पे फाइनाइट लेंथ की वायर दी और यहाँ पे हमने इन्फिनाइट लेंथ की वायर दी है. बट मान लो कि अगर जो दोनों वायर्स इन्फिनाइट लेंथ की है तो आपकी लेंथ विल बिकम इन्फिनाइट, सो फोर्स विल बिकम इन्फिनाइट, राइट? सो इन सच केसेस वी ट्राई टू फाइंड आउट फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो विच इज इक्वल टू F by L, एंड F by L आप करोगे तो इट विल बी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r. ओके, सो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है. सो लेट्स से यू हैव अ रीजन जहां पे दोनों फील्ड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है. एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी एग्जिस्ट कर रही है. तो ऐसे केस में अगर जो कोई चार्ज्ड पार्टिकल है तो ये चार्ज्ड पार्टिकल पे दोनों फोर्सेस जो है वो साइमल्टेनियसली लगेंगे. सो द टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज्ड पार्टिकल इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है इट इज Q V क्रॉस B. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q इंटू E. अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एज लॉन्ग एज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल. नाउ व्हेन आई से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब a frame of reference either which is stationary or which is moving with constant velocity. Okay, बस बात ये होगी कि अगर जो स्टेशनरी है तो मान लो अगर जो दोनों फील्ड्स एग्जिस्ट करती है तो अगर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करना स्टार्ट करेगी तो उस केस में आइदर मैग्नेटिक फील्ड
या इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी, बट आपका ओवरऑल फोर्स जो है दैट ओवरऑल फोर्स विल रिमेन सेम. सो आई कैन से total electromagnetic force is frame independent if independent as long as आपकी जो फ्रेम है दैट इज योर इनर्शियल फ्रेम. ओके, अब जो हम लोग इस लेक्चर में सारा डिस्कशन करेंगे वो सारा का सारा डिस्कशन जो होगा वो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में होगा. ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, अब जब ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम लोग बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग वैल्यूज कर रहे हैं, दोज वैल्यूज वुड बी फिक्स्ड, दोज वैल्यूज वुड बी डिफाइंड. एक बार हम लोग एक फ्रेम फिक्स कर देंगे तो वी विल नॉट चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, सो लेट्स से you have a charge. Okay, it is moving with velocity v. Now हमें ये देखना है कि इस चार्ज का जो पाथ है वो अनडेविएटेड कब होगा. ओके, what we want to analyze is the undeviated path followed by the charge. सो इसका जो पाथ है ये अनडेविएटेड कब होगा. अनडेविएटेड मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम कब रहेगा. नाउ देयर आर टू केसेस. केस वन, मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है एंड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है. अच्छा, अब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो आपका v क्रॉस b जीरो हो जाएगा. And force due to electric field will be equal to Q into E. And आपकी E जिस डायरेक्शन में होती है, फोर्स भी आपका उसी डायरेक्शन में होता है, तो आपका जो फोर्स है वो फोर्स कितना हो जाएगा. जस्ट अ मिनट. फोर्स विल बी Q into E एंड फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इस पे वो सेम होगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके, so if the force, the direction of the force is same as that of the velocity, charge will continue to move in a straight line. It will continue to move in the straight line. So in this case, the path, there won't be any deviation in the path. मतलब इसका जो motion है वो motion will be along the straight line. There won't be any deviation. Deviation नहीं होगा. Is this fine? Okay. So I can say case one क्या होगा आपका. Path is undeviated if electric field and magnetic field are in the direction of velocity. Okay. अब मान लो चार्ज धीरे मूव कर रहा है या स्पीड से मूव कर रहा है, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो फोर्स लग रहा है दैट इज ओनली योर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, राइट. सो वेदर द चार्ज इज मूविंग स्लो और द चार्ज इज मूविंग फास्ट, it is always going to travel in the straight line when magnetic field and electric field are in the direction of velocity. Okay, so please remember this. अगर जो आपकी magnetic field and electric field ये velocity के direction में है, तो इस चार्ज का जो पाथ होगा it will always be a straight line. कोई इसके अंदर deviation नहीं होगा. There won't be any deviation. Okay, and whether this charge is moving slow or this charge is moving fast, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. Now we will go on to the next case. जब path undeviated होगा. Okay, let's say charge is moving with velocity v. So initial velocity हमने v दी है
लेट्स से ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ओके, एंड आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से इट इज इनसाइड द पेज, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो आपकी ये डायरेक्शन में है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Q into E, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो ये फिंगर्स को आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में पॉइंट करोगे, पाम को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करोगे, तो आपका ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज QVB, ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, ओके। नाउ अगर जो आप मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज इस तरह से एडजस्ट करते हो सच दैट दिस फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस फोर्स, तो उस केस में क्या होगा, इफ FB is equal to FE, then QVB is equal to Q into E, ये Q और Q कट हो जाएगा, so V will be equal to E by B. So I can say that if the charge is moving with a velocity V which is equal to E by B, तो इस केस में total upward force and total downward force will be equal. So I can say net force on the charge is 0. Charge is 0. अब नेट फोर्स 0 है तो चार्ज की वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी, व्हेन आई से वेलोसिटी, इट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन will remain constant. ओके, अब आपका नेट फोर्स 0 तभी होता है जब आपकी वेलोसिटी की वैल्यू E by B है। तो अगर जो मान लो देयर इज वन मोर चार्ज, ओके, एंड मान लो ये जो चार्ज है इट इज मूविंग विथ अ ग्रेटर वेलोसिटी, V इसकी बहुत ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, अगर जो आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इस नंबर से ज्यादा होगी, तो आपका ये जो फोर्स है ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि V इंक्रीज हो रहा है तो ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो देन दिस चार्ज विल हैव अ टेंडेंसी टू गो अप। अब अगर जो आपकी वेलोसिटी कम हो गई तो ये फोर्स कम हो जाएगा, तो दिस चार्ज विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव डाउन। सो बेसिकली बस वही चार्जेस अनडेविएटेड मूव करेंगे जिनकी वेलोसिटी इज इक्वल टू E बाय B। बाकी सारे चार्जेस जिनकी वेलोसिटी डिफरेंट है उनका जो पाथ है वो अनडेविएटेड नहीं होगा, उनका पाथ जो है वो डेविएट हो जाएगा, पाथ जो है दैट विल डेविएट, ओके। दैट इज व्हाई हम लोग ये वाली जो टेक्निक है ना, ये वाली टेक्निक वेलोसिटी सिलेक्टर बनाने, वेलोसिटी सिलेक्टर मशीन है, वेलोसिटी सिलेक्टर, ओके। इस मशीन का काम क्या होता है, इस मशीन का काम ये होता है कि ये बस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को ही पास थ्रू होने देता है। तो ये मशीन जो होगा ना, ये बहुत ही सिंपल सा मशीन होता है, ऐसा कुछ होता है। ये मशीन कुछ ऐसे होगी कि इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके, एंड यहां से आप जो है चार्जेस को प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करोगे। अब इन चार्जेस की वेलोसिटी जो होगी, सारे चार्जेस की वेलोसिटी मान लो सेम नहीं है, किसी चार्ज को आप ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी चार्ज को आप कम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो जो भी चार्जेस ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी इज इक्वल टू E बाय B, ऑल दोज चार्जेस विल गो अनडेविएटेड। अब यहाँ पे ना एक बैरियर होता है एंड इस बैरियर के अंदर एक छोटा सा होल होता है, तो जो जो चार्जेस अनडेविएटेड पास होंगे वो ऐसे इस होल से निकल जाएंगे, एंड बाकी सारे जो चार्जेस है जिनकी वेलोसिटी कम है वो ऐसे यहाँ पे अटक जाएंगे, जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है वो यहाँ पे अटक जाएंगे, ओके। सो बेसिकली इस होल से वही चार्जेस बाहर आएंगे जिनकी वेलोसिटी जो है इट इज इक्वल टू E बाय B।
सो यहां से जो चार्ज बाहर आ रहा है इट विल हैव अ वेलोसिटी ऑफ E by B. Okay, so I hope you have understood this. The path will be undeviated in two cases. First case वो था जहां पे electric field and magnetic field is in the same direction as that of velocity. तो ऐसे केस में जो भी पार्टिकल्स है whether they have less velocity or more velocity उससे फर्क नहीं पड़ता. All these particles will continue to move in a straight line. Second case is when इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है सच दैट ऊपर वाला फोर्स एंड नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा. तो ऐसे केस में नेट फोर्स विल बी जीरो. बट ये चीज सारे पार्टिकल्स के लिए पॉसिबल नहीं होती. ये चीज उन्हीं पार्टिकल्स के लिए होती है जिनकी वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू E by B. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ वी विल लुक एट अ केस जहां पे ये स्पेशल केस नहीं है, जहां पे पार्टिकल कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऐसा नहीं है. सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दिस केस. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, यू हैव अ चार्ज जिसका मास इज m, चार्ज इज q. ओके, इस रीजन के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ये बाहर की तरफ है. ओके, नाउ इनिशियली इट इज एट रेस्ट. इफ इनिशियली इट इज एट रेस्ट आई कैन से क्या होगा. इनिशियली आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दिस इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. बट आपकी वेलोसिटी जीरो है ना, क्योंकि दिस इज एट रेस्ट. सो आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा. इनिशियली आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दिस इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये ऊपर के डायरेक्शन में, तो बिकॉज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इन दिस केस इस पे जो फोर्स लगेगा इनिशियली इस पे फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लगेगा एंड ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा. सो आई से देयरफॉर चार्ज एक्सपीरियंसेस इनिशियल अपवर्ड फोर्स. ओके, which is equal to Q into E. अब इस फोर्स के वजह से धीरे धीरे ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगा. करेक्ट. सो ये चार्ज अगर जो एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगा देयरफॉर चार्ज स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग. अगर जो ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन टू इट्स स्पीड. सो देयरफॉर स्पीड विल इंक्रीज. जो पहले जीरो थी स्पीड इंक्रीजेस. अच्छा, अब जैसे ही इनिशियली इसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में होगी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऊपर की तरफ है, ओके, आउट ऑफ द प्लेन, तो इस पे फोर्स, इस चार्ज पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा. फिंगर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होंगे, पाम जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा. तो आपका जो फोर्स होगा दैट विल बी राइट वर्ड्स. तो फोर्स इस पे राइट डायरेक्शन में लगेगा. तो इस तरह से दिस चार्ज विल मूव. ओके, नाउ इफ यू कंसिडर अ पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हियर, यहां पे एक पॉइंट आप कंसिडर करो. ओके, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ये डायरेक्शन में होगी. सो लेट्स अज्यूम दैट वेलोसिटी इज v. ओके, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी v cos थीटा, ये वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी v sin थीटा. ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस चार्ज. सी, इस पे ना दो फोर्सेस लगेंगे. एक फोर्स तो जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लगेगा जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है. तो ये जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज Q into E. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी QVB.
So because your velocity is changing, तो force due to magnetic field will also change. So ये force due to electric field will always be constant. एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये कौन से डायरेक्शन में होगा, आपकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, पाम ऊपर की तरफ होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से बाहर आ रही है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स जो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. सो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज QVB विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, अब जो है ना, अब इस फोर्स को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूं. ओके, सो इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू FB cos थीटा, एंड ये डायरेक्शन में जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू FB sin थीटा. ठीक है, अब नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, okay, net force in y direction, let's try to find that out. Net force in y direction, so this will be equal to upward force minus downward force, so F net is equal to FE minus FB cos theta. So F net is mass into acceleration in y direction. This is Q into E minus QVB cos theta. ठीक है. Now V cos theta यहां पे अगर जो आप देखोगे तो this will be equal to M into dVy by dt is equal to Q into E minus Q. V cos theta क्या होता है? V cos theta, if you see over here, it is the x component of the velocity. So I can write Q Vx into B. Okay. So therefore I can write M into dVy by dt is equal to Q E minus B into Vx. Okay. Now you can see that एक ऑब्वियसली ऐसा पॉइंट आएगा कि शायद जहां पे ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे. ओके, एंड ये दोनों फोर्सेस जहां पे इक्वल हो जाएंगे वहां पे आपका नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन वुड बी 0. सो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन becomes 0 when QE minus QVxB is equal to 0. So Vx becomes equal to E by B. So when velocity in x direction becomes equal to E by B, so in that case net force in y direction will become equal to 0. ठीक है. अच्छा, अब ना हमें ये पता है कि ये जो चार्ज इनिशियली एट रेस्ट था, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए वर्क नीड्स टू बी डन, राइट? So work done is should be equal to change in kinetic energy. अब हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कभी भी कोई वर्क नहीं करता. दिस मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क. तो जो भी वर्क कर रहा होगा यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही कर रहा होगा. तो लेट्स से इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. ये 0,0 पे था इनिशियली. तो व्हेन आई से x, y, तो ये x, y क्या होगा? तो यहां से so this would be x and ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है that will be y. ओके, तो अब अगर जो आपको वेलोसिटी v फाइंड आउट करनी है तो ये वेलोसिटी v फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे. ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? ये वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है, एक मिनट का,
according to work energy theorem, total work done, so work done by electric force plus work done by magnetic force, this should be equal to change in kinetic energy. Now work done by electric force, see electric force आपका कांस्टेंट है Q into E, एंड ये आपका हमेशा ऊपर की तरफ लग रहा है ना, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये ऊपर वाले डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इट इज y. सो दिस विल बी इक्वल टू q इंटू ई इंटू y. ये तो आपका वैसे ही जीरो है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो. दिस इज हाफ mv स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट. सो q e y is equal to half mv square. सी हम लोग ना यहाँ पे कहीं पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचना नहीं चाहते. हम लोग बस what we are trying to do over here is we are just, what do you say, हम लोग बस इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं. अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो पहले तो बस मार्क कर देते कि हम लोगों ने कौन कौन से इक्वेशन सीखे हुए हैं. एक तो ये इक्वेशन लिखा है हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने ये दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है कि व्हेन इज नेट फोर्स जीरो. फिर ये हम लोगों ने तीसरा इक्वेशन लिखा हुआ है. सो दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2, दिस इज माय इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 4 जो है ना, वो इक्वेशन 4 हम लोग वो देखेंगे कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन. अब एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज एफ बी साइन थीटा, राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो बस वाई डायरेक्शन में है. सो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा. ओके. नाउ एफ बी की जो वैल्यू होती है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा. आई कैन राइट एफ एक्स एज, आप एफ एक्स को कैसे लिख सकते हो. नाउ वी साइन थीटा, अगर जो आप यहां पे देखोगे तो वी साइन थीटा क्या है, वी साइन थीटा इज वी वाई. तो आई कैन राइट दिस एफ एक्स एज एम इंटू ए एक्स, दैट इज dvx by dt. This is equal to q v sin theta is vy into b. करेक्ट. इसको भी मैं मार्क कर देता हूं. This is my equation 2, equation 4, sorry. अब now what I am trying to do over here is my equation 1 and ये equation 4 ना, I am just taking the ratio. Okay, this was your equation 1, this was your equation 4. Okay, now ये first equation का ना हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं. If you take the derivative of first equation क्या मिलेगा, देखो, m into d2vy by dt2, क्योंकि ऑलरेडी dy by dt और एक बार आप डेरिवेटिव ले रहे हो. दिस इज q into d by dt of e minus d by dt of b into vx. Why are we doing this? ताकि हमें dvx by dt का एक एक्सप्रेशन मिले. So this will be equal to d2vy by dt2 is equal to, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा आपका. सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू माइनस क्यू, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, dvx by dt. सो आप dvx by dt को ऐसे लिख सकते हो ना, dvx by dt कैन बी रिटन एज m by minus qb into d2vy by dt2, राइट. अब ये जो वैल्यू है ये हम लोग इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, m इंटू माइनस m बाय क्यू बी डी टू वी वाई बाई डी टी टू
दिस इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा क्यू वी बाय बी. सो क्यू वी बाय बी, ये टर्म को ये साइड पे लेके जाओ तो एम स्क्वायर बाय क्यू बी इंटू डी टू वी वाई बाय डी टी टू, दिस इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ ये टर्म को ये साइड पे रखता है, तो आप इसको अगर जो गेट दिस एज डी टू वी वाई बाय डी टी टू इज इक्वल टू माइनस क्यू बी, एंड आप इस टर्म को पहले ये साइड पे लेके जाओ एंड फिर इन टर्म्स को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्यू बी बाय एम स्क्वायर इंटू वी वाई आ जाएगा. ये ना आप खुद से करो, प्लीज डू इट बाय योर सेल्फ. आप बस देखते जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा. डी टी टू दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय वी वाई. नाउ this is of this form ना, d2x by dt2 is equal to minus omega square x. यहाँ पे बस x के जगह पे आपका vy है. ना इसका हमें पता है जनरल सोल्यूशन क्या होता है. इसका जनरल सोल्यूशन होता है x is equal to a sin omega t ना प्लस फाइव. ये SHM का इक्वेशन है ना. उसी तरह से इवन दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट SHM, दिस इक्वेशन विल ऑल्सो रिप्रेजेंट SHM. एंड ये जो SHM है ये कौन से डायरेक्शन में, ये VY में है. तो बेसिकली जो आपका SHM होगा, सो आई कैन से दैट ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये जो चार्ज है ये चार्ज Y डायरेक्शन में इट विल अंडरगो SHM. Y डायरेक्शन मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इट विल अंडरगो SHM इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So in this case आपका ओमेगा क्या होगा, if you compare the two, ओमेगा will be equal to QB by M. And आपका time period of oscillation will be equal to 2 pi by omega, so 2 pi M by QB. ठीक है. Now आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना, this object or this charge will continuously move this way. ये इस तरह से इट विल मूव. इसको हम लोग साइक्लॉइड पाथ कहते हैं. जैसे व्हील होता है एक, मान लो ये एक व्हील है. व्हील जब रोल होते हुए आगे जाता है तो ये जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट का भी पाथ साइक्लॉइड ही होता है. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, ये बस एक एनालिसिस था. ओके, आपको कुछ यहाँ पे लर्न नहीं करना है, जस्ट हम लोगों ने एनालाइज किया इसको.